कैफ़ी साहब ने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने कैफ़ी आज़मी नंबर निकाला था, उसमें जितने लोगों की यादें थी मैंने तो उसको शुरू से आखिर तक पढ़ा था। और मैं उन खुश नसीबे में हूँ कि मैंने औरत उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, जब आज से 5-6 साल पहले शायद मेहदी साहबी ने एक प्रोग्राम कर रहे थे और हिंदुस्तान टाइम्स ने ताज होटल में वुमेन ऑफ सब्सटेंस का प्रोग्राम किया था और शबाना आज़मी साहिबा तशरीफ़ लाई थी। तो मैंने ये दो नज़में सुनीता एरन की कहने पर ये दो नज़में पढ़ी थी और उनको बहुत पसंद आई थी। उठ मेरी जान, एक तो ये कि आज के शाम बहुत गर्म हवा चलती है, आज फुटपाथ पे नींद, ये सब यादें जो हैं उनके साथ। ऐसी 11 साल की उम्र से जो इंसान शायरी कर रहा हो, इप्टा का जिक्र आए, कैफ़ी आज़मी साहब का जिक्र आए और राकेश जी का जिक्र ना आए जो कि इप्टा का एक सिंबल हो गए हैं, इतने एक्टिव, और उसको अभी तक प्रोग्रामों के ज़रिए उसको ज़िंदा रखे हुए हैं। मीटिंगें होती हैं, प्रोग्राम होते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो चाय पी लें जल्दी से और तशरीफ़ ले आएँ, जब तक मैं पब्लिक को रोके हुए हूँ। नहीं, आप चाय ख़त्म कर लीजिए राकेश जी, आइए तशरीफ़ लाइए। क्योंकि शुरू में तो वो तरक्की पसंद अदीबों का मरकज़ रहा है लखनऊ, और उसमें लखनऊ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी भी बहुत सी यादें हैं। सदर साहब और तमाम दोस्तों, यादें तो बहुत हैं और सही कहा साबिरा जी ने कि सिलसिलेवार उनको लिखना ही ठीक होगा, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। और 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो अली अहमद फ़ातिमी साहब के लिए कि उन्होंने बहुत काम किया है कैफ़ी साहब पे, लेकिन मुझे लगता है कि कैफ़ी साहब ने एक तो 2 तो बहुत खूबसूरत ड्रामे जिनका एडेप्शन किया, और एक तो आप सब ने, ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा, आखिरी शमा, जो यहाँ भी हुआ है, लखनऊ में भी, और मुंबई इप्टा ने उसको सत्यु साहब के निर्देशन में, बहुत ज़बरदस्त वो ड्रामा है। जो आखिरी मुशायरा वो है दिल्ली का, उस पर कैफ़ी साहब ने जो अडेप्ट किया। और दूसरा जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जैसे मेरे साथ ही है कि मेरे दादाजी को ठीक अच्छी उर्दू आती थी, बाबा को, और मेरे फादर कॉलेज में प्रिंसिपल थे, उन तक उर्दू की रवायत चलती रही। मेरे तक आते आते वो गायब हो गई। क्योंकि पहले तो मिडिल स्कूल तक उर्दू लोग पढ़ ही लेते थे, लेकिन हमारे आते आते आज़ाद हिंदुस्तान में वो गायब हो गई। तो और वो एक अलग सिलसिला है जिस पे कैफ़ी साहब ने भी बहुत ज़बरदस्त मुहिम चलाई। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि फातमी साहब के लिए मैंने इसलिए कहा कि देखिए, इन ड्रामे के साथ कैफ़ी साहब का बहुत सीधा रिश्ता है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि उनकी बहुत सारी नज़में और गज़लें भी, आप अगर उनके ऊपर उसको ठीक से एक इस तरह से एक नाटक, हाँ अब चला, एक नाटक के दृष्टिकोण से, नाटक के नज़रिए से अगर आप उसको देखना शुरू करें, जैसे उनकी जो बहुत अभी कल भी जिसके ऊपर चर्चा हुई, और मैं उसका बहुत चश्मदीद गवाह हूँ उस नज़्म का, दूसरा बनवास। चश्मदीद इसलिए कि हम लोगों ने पहली एक यात्रा कैफ़ी साहब के साथ, कैफ़ी साहब की सरपरस्ती में लखनऊ से अयोध्या तक 1989 में तब की थी। 8 दिन तक हम लोग लखनऊ से अयोध्या तक मार्च किए। उसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है।
और उसमें एक बहुत आपको मालूम है कि कैफी साहब बहुत विटी थे, तो एक मुकाम पे मैंने ये जो नज़्म अभी जिसका कई बार जिक्र हुआ, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, तो बहुत सारे लोगों ने इसरार किया, तो एक जगह पे उन्होंने वो नज़्म सुनाई, शौकत भी साथ में थी, शौकत आपा, तो उन्होंने कहा उठ मेरी जान, जैसे कहा तो उन्होंने कहा कि कोई शक है कैफी अभी भी तुमको, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो मैंने मजाक में कह दिया, जैसे हम लोग आपस में अभी साबिरा जी एक दूसरे से तकरार कर रहे थे वक़ार साहब के साथ और कुछ, तो मैंने मजाक में कह दिया, क्योंकि वीटी बहुत थे, तो मैंने कहा कि अगर ये बात शौकत आपा कहती तो कि उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, तो आपको मिजवा छोड़ के हैदराबाद जाना पड़ता। कह रहे थे बहुत बदमाश हो, खैर अब बात आई गई होगी। आखिरी दिन वो बहुत दिलचस्प बात थी कि जब हम लोग फैज़ाबाद में पहुँचे तो वहाँ कर्फ्यू था एक दिन पहले तक, अगले दिन भी दुकानें नहीं खुली थी, और हम लोग कैफी साहब ने भी ज़िद पकड़ ली, हम लोगों ने भी, कि हम लोग तो निकलेंगे बाज़ार से। और फिर वो दृश्य था कि 50-60 लोग निकले, और यकीन जानिए अब उसका डॉक्यूमेंटेशन उस तरह से नहीं, लेकिन उस वक्त के अखबारों में है कि पूरा साकेत डिग्री कॉलेज हज़ारों लोग अयोध्या तक मार्च किए, और उस मस्जिद के भीतर तक हम लोग गए, जिस मस्जिद के भीतर भगत सिंह का एक वो रखा हुआ था, क्योंकि आप सब ने अगर वो फिल्म आनंद पटवर्धन की देखी हो राम के नाम, तो उसमें उनका जिक्र आता है, जिनकी बाद में हत्या कर दी गई, जो उस वक्त वहाँ के पुजारी थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी से और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के वहाँ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो उस राम तथाकथित अयोध्या के मस्जिद के भीतर उसके जो पुजारी थे। बहरहाल तो वो सब सिलसिले में, और उस जगह पे एक बात मैं ये बता रहा था कि एक रास्ते में कर्नलगंज एक जगह है, कर्नलगंज, तो वहाँ पे हम लोगों के ऊपर ये विश्व हिंदू परिषद और तमाम लोगों ने पत्थर चलाए। तो अब देखिए पत्थर वहाँ चले थे, और ये नज़्म लिखी गई, ये 89 की यात्रा की बात है जब पत्थर चले थे, और उस यात्रा में मैंने उनको एक दूसरी नज़्म कैफी साहब को और तमाम लोगों को, हमारे साथियों ने और मैंने पहली बार उनको वहाँ सुनाई थी। वो नज़्म आप लोग ने भी सुनी होगी, अक्सर मैं चूँकि उसको सुनाता हूँ। वो नज़्म क्या है, सोहर है, वो अवधि का एक सोहर है, और वो सोहर वो अवधि में तो है छापक पेड़ छिवलिया, उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, वो उसका मतलब ये है कि एक हरिणी जो है वो पेड़ के नीचे उदास खड़ी है, और हिरण एक आता है और उससे आकर के पूछता है कि तुम क्यों उदास हो, क्या तुम्हारा चारा तुम्हें नहीं मिल रहा है, कि पानी पोखर सूख गया है? तो वो कहती है कि नहीं नहीं, चारा भी है, पानी भी है, लेकिन आज राजा दशरथ के घर में छठी है राम की, और आज दशरथ तुम्हारा शिकार करेंगे। अब देखिए ये नज़्म है, उसमें फिर वो दृश्य बदलता है, और दशरथ ने हिरण का शिकार कर लिया है, और अगले दृश्य में हिरनी जो है वो माता कौशल्या के दरबार में जाती है, और माता कौशल्या से कहती है कि मेरे हिरण का मांस तो तुमने खिला दिया अतिथियों को, गेस्ट को, लेकिन अब उसकी खाल मुझे दे दो, और इस खाल को मैं पेड़ पर टांग करके उसको देख देख करके आगे की ज़िंदगी काट लूँगी। तो माता कौशल्या उसको कहती है, हिरणी तू भाग जा, इस खाल से खंजड़ी बनेगी जिससे मेरा बेटा राम खेलेगा, और जब जब महल में खंजड़ी बजती है तब तब मैं रोती हूँ। ये उसकी वो है। अरे साहब, मैं आपको बता नहीं सकता कि दोनों कैफी साहब और उस एक हमारे साथी ने उसको बहुत गा के सुनाया था तरन्नुम में, कितनी देर तक कैफी भी और शौकत भी बहुत देर तक, जिसे कहते हैं ना, मुसलसल रोते रहे। अब मैं इस नज़्म का मैंने जिक्र इसलिए किया कि
वो पत्थर जो करनैलगंज में चले 89 में, और 92 में मस्जिद गिरी, उसके बाद 93 में हम लोग कबीर यात्रा में चले, पदचीन कबीर नाम था उसका, और कैफी साहब ने भी उसकी भी सरपरस्ती की, 10 दिन तक चलते रहे। उसकी भी एक लंबी कहानी है, मैं उसको सिलसिलेवार लिख रहा हूँ, कैसे वो कहाँ से होते हुए चले। और मगहर में आखिरी पड़ाव पे तो पूरा पंडाल गिर गया, और उसके नीचे कैफी साहब और शौकत आपा दोनों थी। शबाना को मैंने सुनाया तो कहना ये तो हमको भी नहीं पता था। हमने कहा वो तुमको क्या बता दे कि वो कब पंडाल के नीचे गिर गए, ये तो हम लोग को पता है जो उनके साथ साथ चल रहे थे। बहरहाल देखिए, ध्यान ये दीजिए कि वो नज़्म और दूसरा वनवास, जिसमें अगर आप उस पंक्ति पे ध्यान दें कि तुमने बाबर की तरफ फेंके थे सारे पत्थर, खता मेरी सर की थी। अब क्या है मुझे पूरा याद नहीं, आप लोगों को है जख्म जो सर पे आए, और राम वनवास से लौट के जो घर को आए। आप देखिए कि पत्थर चले थे 89 में, और 92 में मस्जिद गिरती है। तो एक जो यात्रा है पूरे उसकी, उसको एक किसी जिसे कहते हैं कि क्रिएटिविटी की जो यात्रा है वो एक दिन में मुकम्मल नहीं होती। और ये बात देखिए, ये बात वो जो आखिरी मुशायरा है उसमें भी देख लीजिए। 1857 में वैसे तो कहते हैं कि गालिब तो थे नहीं उसमें, कहीं उन्होंने तो हिस्सेदारी नहीं की। मैं तो कहता हूँ कि क्योंकि कोई शायर जब ये कमेंट करता है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, तो बता देता है कि 1857 की जो आह है वो 90 साल के बाद होगी 47 में जाकर के पूरी। तो ये कौन बता रहा है? एक शायर बता रहा है। और ये बात कैफी कई तरीके से, और ये जो जिस दूसरी मसनवी का मैं जिक्र कर रहा था उसमें जौक की जो है वो ये ज़हरे इश्क आप लोगों ने हैं, हाँ हमको दी है, तो वो उसको उसी की कोशिश कर रहे हैं कि आप उसमें कुछ मदद कराएं कि हमारे लोग उर्दू ठीक से बोल पाएँ, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत तो ये हाँ, उसमें देखिए कि क्या खूबसूरत वो उन्होंने जो लिखा है, लेकिन जो एडेप्टेशन है उसका अद्भुत है। जहाँ पे वो जो लड़की जो बाद में जो मर जाती है, उससे वो काजी कहता है कि तुझे कैसे समझाऊं कि इस मजहब में इश्क है गुनाह, और वो जवाब देती है कि इश्क तो खुद ही एक मजहब है। गजब जवाब है, और उसको इतना हाईलाइट किया है कि इश्क तो खुद ही एक मजहब है, और मैं कहती हूँ कि इश्क तो खुदा है। अब ये बात जो है देखिए, इसका सिलसिला जो है वो पूरा जुड़ता चला जाता है। मतलब ये कबीर से जो कहते हैं कि वो इसको कहाँ ले जाते हैं, तो कबीर उसको ले जाके खड़ा करते हैं कि शीश उतारे भुई धरे तो तब पैठे जामाई, कबीरा ये पथ प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतारे भुई धरे तब पैठे जामाई। और वहाँ वो कहती है कि इश्क तो खुद ही एक मजहब है। और ये जो चैलेंज है, ये इस चैलेंज को कैफी मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ, ख़ास तौर से तवज्जो चाहता हूँ अली अहमद फ़ातमी साहब की, कि उनकी तमाम नज़मों में बिलायत जाफरी साहब उस नज़्म को पूरा सुनाते हैं। हम तो इनका सुन के खुश होते हैं कि वो जो बहुरूपिनी जो दोना और पुजारी और पूरा जो है जिस तरह से वो सुनाते चले जाते हैं, उनको सुनना ही अपने आप में एक अनुभव। लेकिन आप देखिए कि उनकी नज़मों में कितना ड्रामा है, हाँ कितना ड्रामा है। और इस पर ख़ास तरीके से देखा जाना चाहिए कि ये ऐसे ही नहीं है। ये जो ड्रामा है वो ड्रामा है इस वजह से, देखिए दूसरों के यहाँ इतना ड्रामा आपको नहीं मिलेगा जितना ड्रामा आपको कैफी के यहाँ मिलेगा। वो इसलिए है कि कैफी
क्या एक नज़र ड्रामे की नज़र थी। ऐसे ही एडाप्टेशन का मतलब एक रिक्रिएशन होता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आखिरी शमा को एक एडाप्ट कर दिया, ये ज़हरे इसको एडाप्ट कर दिया, इसको रिक्रिएट किया। एडाप्टेशन वाले हम लोगों का भी ये दुर्भाग्य, दर्जनों कर चुके हैं, लेकिन ये कि वो उसको ओरिजिनल नहीं मानते हैं। हालांकि कबीर पहले ही कह गए 600 साल पहले कि कब उन्होंने कहा, ये इस बात से मैं अपनी, तो मैं सिर्फ ये बात कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि इस बात को कि ओरिजिनल क्या है और नकल क्या है, कि वो तो कबीर ने बताया था कि दोहराते नूतन भया, दोहराते नूतन भया, शब्द न समझा कोय, जो ये शब्द विवेकिया। देखिए, जो ये शब्द विवेकिया, छत्र धनी सो होय। तो चीज़ें तो दोहराई जा रही हैं। आपको गालिब के यहाँ तमाम पुराने शेड्स मिल जाएंगे, आज के शायरों में गालिब के और मीर के और तमाम लोगों के शेड्स मिल जाएंगे। चीज़ें तो दोहराई जाती हैं, लेकिन इसको, उस बात को समझना और उसको दूसरे तक पहुंचाना, इस काम को कैफी करते हैं, बार बार दोहरा के करते हैं। जिस वहाँ तक लेकर के जाते हैं कैफी, जिस मुकाम पे अपनी शायरी को, और शायरी को नहीं, हम लोग तो उनके शुक्रगुजार इसलिए हैं कि वो मेरे जैसे आदमी को, जो फिक्शन लिखता था, लेकिन वो इसी लखनऊ में जब वो बीमार थे, कल बता रहे थे बिलाय जाफरी साहब, तो हाथ पकड़ के कहा नहीं अब तुम इप्टा करोगे, ज़बरदस्ती मुझसे पहला नाटक लिखाया। वो एक अलग लंबी तफसीली उसकी कहानी है। तो बहरहाल उनकी वजह से मैं इप्टा में आया, और आज तक हम लोग जो भी कर पा रहे हैं कर रहे हैं। कैफी साहब को हम लोग अलग से ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इप्टा की तरफ से कई जगहों पर यह कार्यक्रम, यहाँ से लेकर के केरल तक ये प्रोग्राम बन रहे हैं कि इप्टा अलग से कैफी साहब पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।